नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उद्धव ठाकरे की विदाई लगभग तय है। कल रात के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से उनके विधायक दल में फूट पड़ गई है। एकनाथ शिंदे उस फूट का या कहें उस बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ये बात है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितने दिन लगेंगे वैकल्पिक सरकार बनने में। उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस स्थिति को एनसीपी और कांग्रेस ने अंदर से स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी मैं बात फिर से उद्धव ठाकरे की नहीं करने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति की भी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जिनके पैर ज़मीन से उठ जाएं तो उनको लगता है कि वो उड़ रहे हैं। पैर ज़मीन से उठना उड़ना नहीं होता है और छलांग लगाना भी नहीं होता है। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं हो तो जब आप गिरेंगे तो फिर आपको चोट लगना तय है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। महत्वाकांक्षा की इतनी लंबी छलांग लगाई उन्होंने जो उनकी हैसियत के बाहर था। तो उद्धव ठाकरे गए हैं तो क्या 2 और मुख्यमंत्री लाइन में नहीं हैं? उद्धव ठाकरे गए हैं तो हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार कब तक बचेंगे और क्यों बचेंगे? हेमंत सोरेन के बारे में 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं विस्तार से। 28 जून चुनाव आयोग ने उनको आखिरी तारीख दी है जब उनको चुनाव आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना है। जिस दिन वो पक्ष रखेंगे, और 28 से आगे तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि कोई बड़ी घटना दुर्घटना ना हो जाए। तो 28 जून को अगर वो पेश होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग को अपनी संस्तुति गवर्नर को भेजनी है। तो हेमंत सोरेन की सदस्यता विधानसभा की जाना लगभग तय मानिए। उसमें समय कुछ लग जाए और 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, वो मैं नहीं जानता। मुझे लग रहा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया था उसके बाद वो स्वाभाविक रूप से जवाब देंगे तय समय में। वो उन्होंने नहीं किया, लगातार उसके लिए समय लेते रहे। उधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उनको चुनाव आयोग को जवाब देना ही है। उसके अलावा वो कई और मामलों में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में, सीबीआई की जांच में, इनकम टैक्स की जांच में फंस रहे हैं। उनके करीबी लोग फंस रहे हैं। तो झारखंड की सरकार का जीवन कितना बचा है, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ, ये केवल इस बात पर निर्भर है कि ये काम राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड की सरकार का और बीजेपी की चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन वैसे भी बीजेपी के खिलाफ ही वोट देने वाले हैं। तो बीजेपी इस बात का इंतज़ार नहीं करेगी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, उसका नतीजा आ जाए, उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ें। और महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में भी उसी तरह की गतिविधि आपको नज़र आएगी, क्योंकि नेतृत्व से असंतोष जब एक सीमा के पार चला जाता है तब उसमें सुधार होना कठिन हो जाता है। और ये कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है जब नेतृत्व, मतलब यहाँ मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री का अहंकार 7वें आसमान पर हो और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अहंकार और भ्रष्टाचार का, और एक दूसरा कॉम्बिनेशन है वो नीतीश कुमार के बारे में है, वह अहंकार और अकर्मण्यता का। दोनों जब मिलते हैं तो वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन बनते हैं कि फिर उससे बचाना किसी के लिए मुश्किल होता है। जैसे एक समय में विषकन्याएँ होती थीं, ये जो सिम्टम है वो एक तरह से विषकन्या का काम करते हैं। उसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति का बचना बड़ा मुश्किल होता है। बचना से मेरा मतलब भौतिक जीवन से नहीं है, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। तो हेमंत सोरेन के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हेमंत सोरेन को जाना है, कब जाना है, सवाल केवल इतना है। जाना है कि नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड में नई सरकार बन सकती है, और जाहिर है कि वहाँ सरकार बनेगी तो बीजेपी की, और किसी की बनाने की स्थिति नहीं है। जिस तरह से शिवसेना में स्थिति है, वही स्थिति झारखंड में कांग्रेस पार्टी में है। राज्य के नेतृत्व को लेकर असंतोष है, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर असंतोष है, और मुख्यमंत्री के कामकाज की शैली को लेकर असंतोष है। तो ये असंतोष कब फूटेगा, सवाल इसका है। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, सवाल इसका है।
लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार अल्पजीवी है, इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पिछले 17 साल से सत्ता में हैं। एक बार बीजेपी के साथ, तो फिर आरजेडी के साथ, तो फिर बीजेपी के साथ। अब बीजेपी का साथ वो छोड़ना चाहते हैं या छुड़ाना चाहते हैं? बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए उनके अंदर बेचैनी 2020 से ही शुरू हो गई, बल्कि उससे पहले से थी। 2020 में जब 40 विधायकों पर सिमट गए तो वो बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। उधर जो है बड़े भैया यानी लालू प्रसाद यादव और भाभी राबड़ी देवी और भतीजा तेजस्वी यादव, तीनों इस मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार का उसी तरह से स्वागत हो जैसा उनका स्वागत 2015 में हुआ था। अब नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो घटी हुई दरों पर जाएंगे, और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार उधर से चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई दबी छिपी रहस्यमय बात नहीं है, सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तेजस्वी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये उनके स्टेचर, मतलब उनके अनुभव, स्टेचर तो नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने अपना स्टेचर इतना नीचे गिरा लिया है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव भी उनसे बेहतर नज़र आने लगे हैं। कम से कम अपनी पार्टी के सिद्धांत के आधार पर, उनकी पार्टी का जो भी सिद्धांत हो, कोई सिद्धांत है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी उनकी पार्टी का सिद्धांत हो उसके आधार पर कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार से बेहतर नज़र आ रहे हैं। अभी अग्निपथ के मुद्दे पर जो रवैया अपनाया नीतीश कुमार ने, उससे ज़्यादा शर्मनाक और चीज़ कोई हो नहीं सकती। देश के साथ खिलवाड़, समाज के साथ खिलवाड़। समस्या ये है कि 17 साल के राज में नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं है, ख़ास तौर से रोज़गार के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर, औद्योगिकीकरण के मोर्चे पर। इन सब मोर्चों पर विफल रहे हैं नीतीश कुमार। सिर्फ बातें बनाने के मोर्चे पर वो कामयाब नज़र आते हैं। आपको इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें उनसे सुन लीजिए, आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा कुशल प्रशासक कोई है नहीं, लेकिन अंदर से, मन से बहुत छोटे व्यक्ति हैं। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, सबसे ताज़ा उदाहरण, उनके सबसे करीबी और वर्षों से, दशकों से उनके करीबी आरसीपी सिंह, जो इस समय केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, राज्यसभा में उनको नहीं भेजना था, लेकिन इस बात का उनको अंदाज़ा भी नहीं होने दिया। आखिरी समय तक उनको उलझा कर रखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में ये होता रहता है। लेकिन उसके अलावा जिस मकान में पटना में वो रहते थे, दरअसल वो मकान संजय सिंह के नाम से अलॉट था, लेकिन रहते थे आरसीपी। ये नीतीश कुमार को पता था। संजय सिंह को कहा गया कि रात 12 बजे से पहले मकान खाली कर दीजिए। संजय सिंह ने आरसीपी को फ़ोन किया और कहा कि हमने कह दिया कि हम मकान खाली कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस तरह से बदला लेते हैं। विंडिक्टिवनेस जो है वो उद्धव ठाकरे में भी थी, वो हेमंत सोरेन में भी है, वो नीतीश कुमार में भी है। इस मामले में ये तीनों नेताओं में एक गुण जो है वो कॉमन है। तीनों में ये है कि ज़रा भी विरोध बर्दाश्त नहीं है। सरकार में रहते हुए, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू छोटी पार्टी है, बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री रहते, उनके गृह मंत्री रहते हुए, राज्य के गृह मंत्री भी वो हैं, बीजेपी के अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हो, डिप्टी सीएम बीजेपी की जो है उनके घर पर हमला हो, इससे शर्मनाक किसी मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है। और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, मुख्यमंत्री एक शब्द न बोले। और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने किया, जो खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उन्होंने बीजेपी के 11-12 नेताओं को सेंट्रल फोर्सेस की, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। ये किसी मुख्यमंत्री के लिए, खास तौर से अगर वो गठबंधन में है उसी पार्टी के, तो उसके राज में सेंट्रल फोर्सेस का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये केंद्र सरकार की ओर से सीधा संकेत है कि कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और
भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा नहीं करती, उनकी पुलिस पर भरोसा नहीं करती, बिहार के गृह मंत्री यानी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती। इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस और कोई हो नहीं सकता है। अगर कोई शर्मदार व्यक्ति होता, अगर कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो इसी मुद्दे पर इस्तीफा देकर हट जाता, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं है। वो सत्ता के लिए कुछ भी, कोई भी समझौता और किसी से भी समझौता करने को तैयार हो सकते हैं। तो अब जब ये कदम उठाया केंद्र सरकार ने, उसके बाद से बिहार में गिरफ्तारियां शुरू हुई। उनको समझ में आ गया कि क्या अगला कदम होने वाला है। आज अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है अपने नेताओं के लिए, तो अगला कदम क्या होगा केंद्र सरकार का, इसका उनको एहसास हो गया। इस डर से, इस भय से, इस चिंता से, सत्ता से बेदखल कर दिए जाने की आशंका से, उसके डर से उन्होंने ये गिरफ्तारियां और एक्शन दिखावे के लिए शुरू किया है। कब तक चलेगा पता नहीं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। जिस तरह से जेडीयू के नेता बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अग्निपथ पर जिस सरकार में आप कोलिशन में शामिल हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, केंद्र सरकार की एक योजना को लेकर आप उस तरह का रवैया अपना रहे हैं जो विपक्षी दलों का है, जो भाजपा के विरोधियों का है, जो केंद्र सरकार के विरोधियों का है, उनके साथ आप खड़े नज़र आ रहे हैं। आप बिहार में आग लगने दे रहे हैं। आग लगाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। अगर केंद्र का ये दबाव ना आया होता, ये संकेत ना आया होता, तो बिहार में अब भी कोई गिरफ्तारी ना होती। जिस तरह का तांडव हिंसा का अग्निपथ की योजना की घोषणा के बाद से बिहार में देखने को मिला है, उससे एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार का भी राजनीतिक जीवन यानी मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है और उनको आरजेडी से कोई समर्थन मिल जाएगा, इसकी उम्मीद भी धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर वो जाएंगे भी तो सिर्फ इतना हो सकता है कि आरजेडी जेडीयू की सरकार बन जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बार जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता कि उस तरह की दरिया दिली दिखाएंगे जो 2015 में दिखाई थी कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद, नीतीश कुमार की पार्टी छोटी होने के बावजूद, यानी विधायकों की संख्या के मामले में, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार जहां थे 2015 में, उससे बहुत निचली पायदान पर खड़े हैं। वो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में हैं। उनकी ताकत बढ़ने की बजाय रोज़ घट रही है। उनका जो नैतिक बल अगर थोड़ा बहुत कभी था भी, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। वो एक सत्ता लोलुप व्यक्ति के अलावा और कुछ नज़र नहीं आते, जो किसी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहता है, किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। वो अपने लोगों के प्रति भी बदले की भावना से काम कर सकते हैं, अपने विरोधियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए महाराष्ट्र के बाद झारखंड और झारखंड के बाद बिहार, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई सरकार 15 अगस्त तक बची रहेगी। लेकिन कोई टाइम फ्रेम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि घटनाक्रम क्या स्वरूप लेगा, कितना समय लगेगा घटने में, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि न उद्धव ठाकरे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, न हेमंत सोरेन करेंगे और न ही नीतीश कुमार पूरा करेंगे। कम से कम बीजेपी जेडीयू गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं ही करेंगे। और ये संभव है कि नीतीश कुमार को अंदाज़ा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। हो सकता है कि वो पहले ही एक बार फिर पलटी मारने की कोशिश करें, लेकिन इस बार उनकी पलटी उनके लिए उल्टी गिनती साबित होने वाली है। लेकिन होगी कब, इसका इंतज़ार कीजिए, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है ये अग्निपथ के कथित आंदोलन के दौरान, उससे उन्होंने अपने को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उससे उन्होंने ये किया है कि बीजेपी की जो बर्दाश्त करने की, एकोमोडेट करने की, इग्नोर करने की
शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया है। बीजेपी के धैर्य को उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि इस व्यक्ति पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी धारणा बीजेपी के आम कार्यकर्ता के मन में है। और बीजेपी के आम कार्यकर्ता के मन की बात को बीजेपी का नेतृत्व बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकता। इसी आधार पर कह रहा हूँ। तो इंतज़ार कीजिए कब ये कदम उठता है, लेकिन इन 3 मुख्यमंत्रियों का जाना कम से कम आज की तारीख में, आज जो परिस्थिति है उसमें तय लग रहा है। होगा कि नहीं समय बताएगा, सही साबित होऊंगा या गलत साबित होऊंगा ये भी समय बताएगा, लेकिन मेरी जो धारणा है उसके बारे में मैंने आपको बताना उचित समझा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।